भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस भी कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5,50,000 राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। ये राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो होता है जो गरीबों के अंदर भी सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया है और इसको अंत्योदय कार्ड के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है बीपीएल कार्ड। ये वे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन लोगों के लिए जो कार्ड बनाया गया है उसको बीपीएल कार्ड के नाम से जाना जाता है। और तीसरा कार्ड है एपीएल कार्ड। जो गरीबी रेखा से ऊपर लोग रह रहे हैं उनके लिए जो कार्ड की व्यवस्था की गई है उसको एपीएल कार्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबों के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। पहला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। दूसरा, एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई। और काम के बदले अनाज एफएफडब्ल्यू 1977-78 में प्रारंभ हुआ। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी हैं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अब हम भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो वर्तमान स्थिति है उसको जानने का प्रयास करेंगे। यह जो प्रणाली है भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक सफल प्रणाली है, जिसके माध्यम से बहुत से वर्गों को इसका लाभ मिला है। शुरू में यह प्रणाली निर्धन और गैर निर्धन सभी लोगों के लिए बनाई गई थी या चलाई गई थी। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या आरपीडीएस शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्ण योजना प्रारंभ की गई।
ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित हैं। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। अब हम भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की बात करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। आइए अब हम अंत्योदय अन्न योजना के बारे में भी थोड़ा जानें। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। अगर हम इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो इससे कई फायदे हुए। एक तो उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध हुआ। दूसरा, जो अनाज था उन क्षेत्रों में भी पहुंचा जहां पर उनकी पहुंच नहीं थी। और तीसरा फायदा क्या हुआ कि आने वाले समय में हमें कहीं भी अकाल जैसी आपदा का सामना नहीं करना पड़ा। जब हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो हमने देखा कि उसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, जिसकी वजह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कई बार कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। आखिर वो आलोचनाएं क्या हैं या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चुनौतियां क्या हैं, आइए अब हम उनके बारे में जानें। इस प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अनाज के भंडार भरे होने के बावजूद भूखमरी की घटनाएं हो रही हैं। कहीं अनाज सड़ रहा है तो कहीं चूहे खा रहे हैं। जरूरत से अधिक बफर स्टॉक रखना भी उचित नहीं। जैसे वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। इसका भंडारण रखना खर्चीला तथा गुणवत्ता के साथ समझौता करना है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश मुख्यतः गेहूं और चावल की फसलें उगाते हैं, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती से भूमि के जल स्तर में गिरावट आई है, जिससे इन राज्यों में कृषि के विकास को लेकर भविष्य में खतरा पैदा हो गया है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए राशन की दुकान पर घटिया किस्म के अनाज को भी बेचते हैं। दुकानदार कभी कभार ही दुकान खोलता है। जब राशन दुकान से नहीं मिलेगा तो एफसीआई के पास ही भंडार में स्टॉक रहना एक आम बात है। तो बच्चों, इस अध्याय के अंत में अब हम खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों या
कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या भूमिका है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। क्या है कि भारत के दक्षिण और पश्चिमी भाग में बहुत ही ज़्यादा सहकारी समितियों का उदय हुआ है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सहकारी समितियां क्या होती हैं। जब लोग आपस में मिलजुल करके किसी संस्था को चलाते हैं तो उसको कोऑपरेटिव या सहकारी संस्था के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। श्वेत क्रांति का अर्थ दूध के ज्यादा उत्पादन से लिया जाता है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्र में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। एडीएस या एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं।